अभी का क्लास जो है वो 16 महाजनपद पर है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी जीवन में भारी परिवर्तन होता है। इस समय जो 6वीं शताब्दी है वो द्वितीय शहरीकरण का युग कहलाता है, पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। आर्थिक परिवर्तन और ये सिंधु घाटी के बाद दूसरा शहरीकरण है। भारत के इतिहास में सिंधु घाटी पहला शहरीकरण है और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व दूसरा शहरीकरण है। यह धार्मिक क्रांति का भी युग है। इस पीरियड में बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित कुल 62 संप्रदायों का उदय होता है, जो इनवेरिएबली अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म है ना। तो ये धार्मिक क्रांति का युग भी है। इस समय सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। वर्ण व्यवस्था रिजिड होने लगता है। इस पीरियड में पहली बार बौद्ध पुस्तकों में दलित शब्द का इस्तेमाल होता है। सामाजिक तौर पर आर्थिक गैप है वो क्रिएट होता है और वैश्य वर्ग का बहुत तेजी से आर्थिक उत्थान होता है। और राजनीतिक परिवर्तन का है उदाहरण ये महाजनपद। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व चारों क्षेत्रों में बड़े परिवर्तनों का युग है। जो प्रक्रिया वैदिक काल से शुरू हुई, जहाँ ब्रेक है सिंधु घाटी से, जो सिंधु घाटी अर्बन सिविलाइजेशन है, लेकिन अर्बन सिविलाइजेशन के जो तत्व हैं वो इमीडिएटली आर्यों की सभ्यता में नहीं है। शहरी और व्यापार प्रधान सभ्यता सिंधु घाटी जरूर है, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता पशुचारी हो जाता है, क्योंकि वैदिक आर्यों ने इनहेरिट नहीं किया सिंधु वालों की जो विशेषताएं थी। और ये भी इस बात को कहता है कि दोनों प्रोबेबली एक लोग नहीं थे, दोनों अलग अलग लोग थे। नहीं तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित अपनी कुछ विशेषताओं को लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ऋग्वैदिक या 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जो पशुचारी अर्थव्यवस्था शुरू हुई, उत्तर वैदिक काल यानी 1000 में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कन्वर्ट करती है और उसके बाद क्रमशः सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, सरप्लस इकोनॉमी में कन्वर्ट करती है। और सरप्लस इकोनॉमी के कारण ही शहरीकरण, जो व्यापार का मूल आधार होता है या व्यापार से ही प्रोपेल्ड होता है, वह शहरीकरण देखने को मिलता है। फिर उसको अलग टॉपिक के तौर पर भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रोसेस के तौर पर अभी 16 महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें पहले भी आपको बताए हैं कि पहला स्टेज है जन के रूप में ऑर्गेनाइज होना, एक समूह, मतलब मानवीय समूह के रूप में ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे आर नेम्ड आफ्टर समबडी इम्पोर्टेंट ऑफ देयर क्लैन और देयर फैमिली। तो ये फैमिली नेम है। भरत के नाम पर भरत कुल, संजय के नाम पर संजय कुल, त्रसदस्यु के नाम पर त्रसदस्यु कुल जन, तो संजय जन, भरत जन, ये सब हो। तो ये ऋग्वैदिक काल की विशेषता है। बताया कि ये लेटर वैदिक पीरियड में जनपद हो गया, ये टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के साथ हो गया। वह विदेह हो, काशी हो, कौशल हो, कंपोज हो, गांधार हो, मगध हो, अंग हो, वैशाली हो, तो दे आर नोन, दे आर आइडेंटिफाइड विद देयर ज्योग्राफिकल एरिया दे बिलोंग टू। तो उत्तर वैदिक काल में जमीन का महत्व हो गया। जमीन का महत्व मतलब कृषि का महत्व बढ़ा। अब कृषि से कर वसूली में आसानी है, रेगुलर फ्लो ऑफ टैक्स है, राजा के पास कर आ रहा है। तो जब कुछ आपके पास आता है तो आप चाहते हैं कि और अधिक आए। तो जो जनपद है वो चाहेगा कि अगर मेरा विस्तार इतना है तो अगर मेरा विस्तार इतना हो, तो न केवल टेरिटरी
हमारा गौरव बढ़ेगा, शान बढ़ेगा, बल्कि एडिशनल सोर्स ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा, है ना। अधिक आय होगा, अधिक उपजाऊ एरिया पर कब्जा होगा और वह सरप्लस हमको और मजबूत बनाएगा। तो वह सेना में निवेश करेगा, सैन्य ताकत को बढ़ाने में निवेश करेगा। किस तरह से हम लोग मध्यकाल के यूरोप का ट्रांजिशन जब आधुनिक काल में होता है, जहाँ पोप सब कुछ होता है, पोप राजा के ब्याह को तय कर रहा होता है, पोप के अनुसार पॉलिटिकल लाइफ तय होता है, सोशल लाइफ तय होता है, रिलीजियस लाइफ तय होता है। लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, जैसे ही राजाओं की सत्ता बढ़ी, राजाओं की आय बढ़े, राजाओं ने अपनी सेना मजबूत की और जब राष्ट्र राज्य का विकास होता है, राष्ट्र राज्यों के विकास ने ही यूरोप में पोप के अथॉरिटी को रिड्यूस करना शुरू किया। तो जैसे ही पॉलिटिकल पावर बढ़ा, रिलीजियस अथॉरिटी को उन्होंने सबऑर्डिनेट किया। यही बात हर जगह होता है, इस समय भी होगा। अब राजा मजबूत होता है तो राजा अधिक एक्सपेंड करेगा, राजा कर वसूलेगा। इसी का धार्मिक परिप्रेक्ष्य जब आप देखिएगा तो राजा जो कर वसूल कर अपने को मजबूत करना चाहता है और वह राजा राजसूय यज्ञ करता है या अश्वमेध यज्ञ करता है, वाजपेयी यज्ञ करता है, तो उसका रिसोर्सेज ड्रेन हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो उसको लगता है कि जो पैसा राज्य और सेना को मजबूत करने में लगाना चाहिए था वो इधर चला जाता है। तो इसीलिए इस समय के बहुत सारे राजा बौद्ध या जैन धर्म के समर्थक हो गए। तो जो वेस्टेज या उनको लगे कि मेरा मनी वेस्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ महाजनपद का समय है ना। इस पीरियड में जब राज्य विस्तार ज़्यादा हो रहा है और ये आय का हमारा मूल आधार हो रहा है, तो हम जितने अधिक क्षेत्र पर कब्जा करेंगे उतना ज़्यादा हमको फायदा होगा। तो इसलिए जनपद से महाजनपद है। और इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी है मगध का उत्कर्ष, और मगध का उत्कर्ष ही कल्मिनेट करेगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो यह पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक क्रम होगा, जनपद, महाजनपद, मगध का साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, है ना। तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल का पॉलिटिकल डेवलपमेंट का क्लाइमेक्स है। वहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाती है। तो इसी को हम लोग यहाँ से एनालाइज करेंगे कि महाजनपद का कंसेप्ट। महाजनपद के बारे में जो भी जानकारी है आपको पुस्तकों से ही मिलती है। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का पुस्तक, इसी में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का जिक्र आता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का जिक्र है। यहाँ से इतना ही लिखिए। ये जो सभी अंगुत्तर निकाय, एक किताब केवल अभी यहाँ लिखिए, ये सभी जो इलाके हैं जो आपने पहले वाले दिन देखा, कंबोज यहाँ है, गांधार है, फिर यहाँ कुरु क्लैन है, यहाँ पांचाल है, कोसल है, सुरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, चेतीय राज्य है, यहाँ वत्स है, और साउथ का केवल एक ही राज्य है असम, है ना। ये सदर्न इंडिया में बॉर्डर पर है। यह मगध है, अंग है, बिहार के 3 है, मगध, अंग और बज्जी संघ। फिर यहाँ काशी है, मल है, ये सभी नॉर्थ इंडिया में जो भी महाजनपद हैं सबके सब नॉर्थ इंडिया में। इसका सबसे बड़ा कारण जो पहले भी कई बार बताए कि राज्य या कोई भी व्यवस्था वहाँ डेवलप करेगी जहाँ सरप्लस इनकम की संभावना होगी या उपजाऊ इलाका होगा, आर्थिक रूप से समृद्ध इलाका होगा, वहीं कोई चीज़ ज़्यादा डेवलप करता है। तो केवल आज की बात नहीं, थ्रू आउट हिस्ट्री, विशेषकर एंशिएंट और मेडिवल और अंग्रेजों के समय तक भी नॉर्थ इंडिया ही मैक्सिमम रेवेन्यू देने वाला एरिया रहा।
इसलिए भारत के जो तमाम राज्यों का निर्माण हुआ है या साम्राज्यों का निर्माण हुआ है तभी हुआ है जब वो नॉर्थ इंडिया पर कब्जा किया है ना। ये 16 महाजनपद है। तो महाजनपद में कुछ संघ भी है, जैसे बज्जी संघ है ना, तो गणों का संघ है। क्योंकि यह जो पीरियड है, एक चीज और पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जो रिपब्लिकन एलिमेंट ये ऋग्वैदिक काल में है और इस समय मोनार्कियल एलिमेंट डेवलप हो रहा है। मार्क्सवादी थ्योरी में इसको थीसिस कहा जाता है और इसको एंटीथेसिस कहा जाता है ना। इनवेरिएबली जो भी अंगुत्तर निकाय में गणराज्यों का जिक्र है सभी पहाड़ी इलाकों में, दे आर नॉट इन द मेनलैंड्स। और जो भी ऐसे राजतंत्रीय वाले राज्य हैं वो सभी के सभी मेनलैंड एरिया में है। जो निरंकुश होना चाहेगा वह केवल अपनी बात चलाना चाहेगा। हालांकि हम लोगों ने राजसूय जग के प्रक्रिया में देखा है कि राजा की इच्छा है कि चारों वर्णों के लोगों को सामने बुलाकर जो भी उत्तराधिकारी है उसकी स्वीकृति दिलवाए। आज भी संसार में जो भी डिक्टेटर होता है, पाकिस्तान में सेना ही अगर सत्ता लेती है तो थोड़ा दिन के बाद चुनाव करवा के वह दिखलाना चाहती है या वह आदमी दिखलाना चाहता है, परवेज मुशर्रफ ही थे, कि हम जनता के द्वारा इलेक्टेड रहते। वो डिक्टेटर ही हैं लेकिन जनता का समर्थन चाहते हैं। तो निरंकुश राजा भी कि उसको जन समर्थन मिले, लेकिन वह जनता की सभी बात नहीं मानना चाहेगा, वह अपने हितों को सुरक्षित करना चाहेगा। तो जैसे जैसे वह व्यक्तिगत हितों की तरफ जाएगा वह जन सहभागिता को कम करेगा। तो निरंकुश राजा जब मजबूत होगा तो जनता का भागीदारी उतना ही कम होगा। तो जो ऋग्वैदिक काल में आदत थी कि जनता राजा को हटा भी सकती थी, कैसे राड यज्ञ आपने पढ़ा पीछे, तो अगर वह राजा पुनर्स्थापित होता है अपने पद पर, यह तभी ना होगा जब उसको हटा दिया गया होगा। तो जब राजा को हटा दिया जाता है यानी जन की इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो जनता का इतना पार्टिसिपेशन है, इतना वैल्यू है, तो स्वाभाविक है कि निरंकुश राजा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में विदर्थ का अंत हो गया। विदर्थ जो संस्था थी वह राजा के अधिकारों को ही लिए हुए थी। तो राजा जैसे ही मजबूत हुआ, सबसे पहला वार हुआ विदर्थ पर। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में केवल सभा और समिति का जिक्र होता है, विदर्थ का नहीं, है ना। तो अब राजतंत्र नया है, एंटीथेसिस है, वो आगे बढ़ेगा। तो इस संघर्ष में गणराज्यों का पतन होगा और वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए मेनलैंड से भाग जाएंगे। और अगर हम लोग कोसल और शाक्यों के बीच की लड़ाई का जो जिक्र होता है आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, वह गणराज्यों में रक्तीय शुद्धता को बचाए रखने का एक अलग से सोच था। और वो लोग वैवाहिक संबंधों में बहुत ही प्रिकॉशन लेते थे, उसके कारण लड़ाई होता है। वो जब कौशल पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यह पीरियड रिपब्लिकन सिस्टम और मोनार्कियल सिस्टम के बीच संघर्ष का भी है, जिसमें अंततः यही जीतेंगे। बज्जी संघ का अंत हो जाएगा, मगध जीतेगा, और भी जितने भी संघीय स्वरूप के वाले राज्य हैं वो धीरे धीरे राजतंत्रीय शासकों के द्वारा अपने में इनकॉर्पोरेट कर ले जाएंगे, असेमिलेट कर ले जाएंगे। युद्ध के द्वारा हो या कोई और तरीके से हो। तो ये 16 महाजनपद हैं। अस्साका केवल साउथ के बॉर्डर पर है, से सभी नॉर्थ इंडिया में है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, अदरवाइज मेन लैंड में, और 13 मेन लैंड में है
और 3 ही केवल थोड़ा सा बाहर के क्षेत्र में। इन तीनों में भी आगे चलकर आप देखेंगे कि 4 का ही वर्चस्व होता है। इसमें जो 4 हैं मगध है, यहाँ कौशल है और अवंती है, और यहाँ बद्री संघ है। ये 4 ही मेन 4 होंगे सबसे पावरफुल स्टेट होते हैं। और अंतिम वर्चस्व का संघर्ष चलेगा, और इस संघर्ष में मगध अंतिम रूप से जीते। तो इस समय जो डेवलपमेंट है और इस तरह के संघर्ष में और अंततः मगध के उत्कर्ष में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में भी हम लोगों ने पढ़ा कि आयरन का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयरन मिलिट्री सेना में यूज होता है हथियारों के तौर पर, और यह जो है एग्रीकल्चर में भी यूज होगा। तो जब आयरन के द्वारा एग्रीकल्चर और सेना दोनों को सहायता मिलेगी, कृषि को भी फायदा हुआ। अर्बनाइजेशन अगर होता है तो कृषि की उसमें अहम भूमिका है, और आयरन टूल्स भी है। इन दोनों ने इन चीज़ों पर नियंत्रण रखने वाले राजतंत्रों को या महाजनपदों को आगे बढ़ने में सहायता किया। आयरन टूल पर मगध और अवंती का सबसे ज़्यादा कब्जा है। अवंती मतलब मध्य प्रदेश का आयरन रिसोर्सेज, और मगध का मतलब बिहार अभी के झारखंड के आयरन रिसोर्सेज पर कंट्रोल। ये दोनों जगह से इन लोगों को प्रचुर मात्रा में आयरन मिला। तो वह हथियार बनाना हो या हल या हंसुआ या सिकल या कुदाल बनाना हो, लोहे की कोई कमी नहीं रहेगी। तो लोहा भी है, और इन दोनों एरिया में वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड है, सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। तो दोनों ने इनको मदद किया और इनके उत्कर्ष में इनका योगदान हुआ। यह एरिया जो है बेटर फर्टिलिटी का एरिया है और रिवर बेल्ट एरिया में। ये चीज़ आप जो है याद रखना प्रीलिम्स के लिए। जो महाजनपद है उसकी राजधानी है, जो मॉडर्न लोकेशन है ना, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसको कॉपी में ये नोट्स भी जो मिला होगा उसमें भी ये होगा ही। इसलिए अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सौरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, छेदी, अवंती, गांधार, कम्बोज, अस्मक, वज्जी और मल्ल। तो इनकी राजधानी, और एक और बात देखना है, ऐड कर लीजिएगा कि किस नदी के किनारे कौन सा जगह है ना। तो कैपिटल और नदी का किनारा ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसको बढ़िया से बना के रखना। तो ये 4 महाजनपद है। अब जो है हम लोग इन महाजनपदों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद का दिन आज का मतलब उसकी राजधानी चंपा थी, नदी भी चंपा है वहाँ थी। आज का मुंगेर और भागलपुर का इलाका इसके अधीन आता है। आज का मुंगेर। अंग महाजनपद फाइंड्स रेफरेंस इन द महाभारत एंड अथर्ववेद। कर्ण को अंगराज कहा गया है, सभी आदमी जानते हैं। अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है। बुखार को कहा जाता है, जैसे तकमा नामक ज्वर है जो आर्यों में हो जाता था। तो जैसे जब भी कोई बुरी चीज़ें होती हैं तो उनको ट्रांसफ़र करने का बात होता है। तो आर्य कहते हैं कि हे तकमा ज्वर, तुम इन प्रदेशों में चले जाओ, हमारा जान छोड़ दो, और अगर बीमार ही करना है तो उसमें अंग का भी नाम लेते हैं, क्योंकि अंग प्रोबेबली उस समय फुल्ली आर्यनाइज नहीं था जिस समय अथर्ववेद की रचना हुई। It is situated in Bihar and West Bengal, capital चंपा। गंगा और चंपा नदी का कन्फ्लुएंस है। It was important commercial center on the trade route
एंड मर्चेंट सेट फ्रॉम हियर टू सुवर्णभूमि यानी साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा पर जाते थे। अंग महाजनपद जो है वह और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अशोक की एक माँ चंपा की भी कही गई है ना। जैसे अगर सीरियल भी देखे होइएगा आप तो उसमें चंपा की भी उसको कहा गया है। लेकिन अंग एक महत्वपूर्ण राज्य था और महाभारत में जब इसका वर्णन है और कर्ण को यह राज्य दिया गया था तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा और ट्रेड रूट पर है तो निश्चित रूप से उसको महत्व रहा। बौद्ध पुस्तकों में चंपा के अलावे भदिये, अस्पुर, आघन ये सब नाम है अन्य शहरों का अंगराज्य में। चंपा का पुराना नाम मालिनी भी कहा गया, मालिनी। चंपा का एक नाम मालिनी भी कहा गया है। बुद्धकालीन 6 महानगरों में एक महानगर है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की पुस्तकों में 6 महानगरों का जिक्र है, उसमें चंपा का भी नाम है। कहा जाता है कि चक्रवर्ती राजा रेणु के मंत्री महागोविंद ने इसकी स्थापना की थी। महागोविंद ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो पुराना साक्ष्य है उस साक्ष्य में यही है कि महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राज दिया। जैन साक्ष्यों में कहा गया है कि यहाँ के राजा थे दधिवाहन। दधिवाहन यहाँ के राजा थे। उनकी पुत्री थी चंद्रवाला या चंदना। जैन साक्ष्यों के अनुसार चंदना दधिवाहन की पुत्री थी और उसने जैन धर्म स्वीकार किया। तो जैन धर्म मानने वाली प्रथम महिला थी। इसी राजा दधिवाहन को पराजित करके बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में शामिल कर लिया, है ना। इसी राजा दधिवाहन को पराजित कर बिंबिसार ने, मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में शामिल कर लिया। तो अंग को जीतना मगध का पहला साम्राज्यवादी विस्तार था। मगध के बारे में अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मगध फिर अलग से भी हमको पढ़ना है ना। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी, राजाओं का घर, या राजाओं की पहाड़ी, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर माना गया है ना। वह नेचुरल बाउंड्री है आज का गया जिला और पटना जिला। मगध finds mention in Atharvaveda. It was located in present-day Bihar close to Ang, divided by river Champa. Later Magad became a center of Jainism and the first Buddhist council was held in Rajgiri. तो अभी हम लोग मगध के बारे में इतना ही जानेंगे क्योंकि आगे चलकर इसके बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है ना। अगला राज्य है काशी। काशी जिसको आज आप बनारस के नाम से भी जानते हैं, है ना। काशी इस पीरियड का एक मतलब शुरुआत का, क्योंकि बाद में इसका वैल्यू गिर जाता है, इतना वैल्यू नहीं रहता है और एक कौशल राज्य के द्वारा कौशल राज्य इस पर अपना अधिकार कर लेता है ना। तो यहाँ जो लिखा है काशी आज का बनारस है। It was located in the Varanasi. The city got its name from the river Varuna and Asi. तो वाराणसी हो गया, वरुणा और असी मिलकर मत्स्य पुराण में इस तरह की बात कही गई। लेटर ऑन काशी वॉज कैप्चर्ड बाई कोसा। तो जो वरुणा और असी है ना,
वरुणा नदी अब नाले की तरह है, और असी ये दोनों मिलकर हो गया वाराणसी, है ना। जैन ग्रंथों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता को काशीराज अग्रसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता को काशीराज अश्वसेन कहा गया है। अश्वसेन कहा गया है। काशी और कौशल में सर्वोच्चता की लड़ाई होती रहती थी। बौद्ध पुस्तकों में वाराणसी को जम्बू द्वीप का सर्वश्रेष्ठ शहर कहा गया है, नगर कहा गया है। यह अपने वस्त्रों के लिए भी विख्यात रहा है। आज भी काशी कुछ वस्त्रों के लिए विख्यात है। चंदन के लिए भी प्रसिद्ध रहा है इतिहास में, और व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र था। हालांकि बुद्ध के आगमन के पूर्व ही काशी पर कौशल का अधिकार हो गया था। भगवान बुद्ध से पहले ही काशी पर कौशल ने अधिकार कर लिया था। अगला जो राज्य है वो वत्स है। वत्स भी इस समय का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी राजधानी कौशाम्बी है, जो आधुनिक इलाहाबाद से कॉरेस्पॉन्ड करता है। कौशाम्बी बुद्धकालीन 6 महानगरों में एक महानगर में इसका भी नाम है। बुद्धकालीन 6 महानगरों में एक इसका भी नाम है। यमुना नदी के किनारे है। मोनार्कियन राजतंत्रीय व्यवस्था है। कौशाम्बी राजधानी गंगा और जमुना के मिलन स्थल पर है, संगम पर है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ का राजा उदयन प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है। वत्स राज उदयन का नाम आता है। एलेक्जेंडर कनिंघम ने कोसम ग्राम का एक्सकेवेशन करवाया, उत्खनन करवाया, और वहाँ घोषित राम एक महाविहार का पता लगाया। कुरु वंश के लोग जब हस्तिनापुर में बाढ़ आ गया तो दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू दिस कौशाम्बी, यहाँ चले आए कुरुवंश के राजा लोग। और एक राजा हुआ है सतनिक परंतक। सतनिक परंतक पांडवों के बाद 21वीं या 22वीं पीढ़ी का राजा इसको कहा गया है। पांडवों के बाद 21वीं या 22वीं पीढ़ी का राजा कहा गया है। और उसी ने सतनिक परंतक ने ही इस राज्य का महत्व बढ़ाया, और कहा जाता है कि इसने अंगराज दधिवाहन को भी हराया। सतनिक का विवाह वज्जी संघ के प्रमुख चेतक की बेटी मृगावती से कहा गया है हुआ, और इसी का बेटा था उदयन। सतनिक प्रांतक का ही बेटा था उदयन। तो जैसा देखते हैं कि कौशल इस समय का उदयन के बारे में भी, उदयन के समय वत्स एक कमजोर राज्य था, और उदयन भी कोई योग्य राजा नहीं था। इतिहास में वह प्रेम कथाओं के कारण प्रसिद्ध है, और कहा जाता है कि वह वीणा बजाने का मास्टर था, एक्सीलेंट वीणा प्लेयर था, वीणा वादक था। कहा जाता है कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत की बेटी थी वासुलदत्ता। चंड प्रद्योत अवंती के शासक चंड प्रद्योत की बेटी थी वासुलदत्ता। कहा जाता है कि हाथी पकड़ने का शौकीन था, और इसी कारण धोखे से चंड प्रद्योत ने इसको गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, और अपने यहाँ उसे कैद में रख लिया। तो इसी और उदयन और वासुलदत्ता के प्रेम कहानी पर ही भास ने किताब लिखा है, स्वप्न वासव
दत्ता। ये किताब का नाम याद रखिएगा, बहुत सारे इम्तिहान में आता है। स्वप्नवासो दत्ता। हाँ, उदयन बौद्ध धर्म से प्रभावित था। भगवान बुद्ध से भी इसकी मुलाकात हुई थी और उसकी रानी थी सामावती। सामावती का भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग था और संभवतः ये अजात शत्रु का समकालीन था। अब हम लोग आते हैं कौशल पर। कौशल श्रावस्ती, इसकी दो राजधानियां हैं। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती है और दक्षिणी राजधानी कुशावती है ना। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का मेजर एरिया कवर करता है और इसमें जो है इट वाज लोकेटेड इन मॉडर्न अवध रीजन ऑफ यूपी। द एरिया आल्सो इंक्लूडेड अयोध्या। आज जो अयोध्या का विवरण है सब एन इम्पोर्टेंट सिटी एसोसिएटेड विद द रामायण। कौशल आल्सो इंक्लूडेड द ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ साक्यास of Kapilvastu. Lumini in Kapilvastu is the birthplace of Gautam Buddha. Prasenjit was the most important ruler of the dynasty. तो यहाँ जो है वो है, जैसा पहले हम बताएं कि कौशल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका पुनः बहुत ही उपजाऊ इलाका है। उपजाऊ इलाका राजा को सरप्लस देता है और राजा को मजबूत बनाने में मदद करता है। स्वाभाविक है कि कौशल राज मजबूत था। ऐसा माना जाता है कि कौशल और काशी में परंपरागत दुश्मनी थी और आगे चलकर इसी कारण कौशल ने काशी पर कब्जा किया। परंपराओं के अनुसार रामचंद्र जी के बाद यह राज्य दो भागों में बंट गया। कुश को कुशावस्ती, लव और कुश रामचंद्र जी के दो बेटे थे। कुश को जो राज्य मिला वो कुशावस्ती कहलाया। बाद में इन्होंने ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और लव को श्रावस्ती मिला, है ना। कुश को कुशावस्ती, जिसने बाद में अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया, और लव को मिला श्रावस्ती। दोनों भाइयों में बट गया। आगे चलकर दिवाकर नाम के एक राजा हुए। दिवाकर ने इन दोनों राज्यों को एकीकृत किया, यूनिफाई किया, और फिर राज्य का यहाँ से पुनरुत्थान होता है जब दोनों राज्य एक हो जाते हैं। आगे चलकर इसी राज्य के राजा होंगे महाकौशल। महाकौशल की ही बेटी थी कौशला देवी। इनकी बेटी थी कौशला देवी। इसी का विवाह बिंबिसार से हुआ। कौशला देवी का विवाह बिंबिसार से हुआ और इसी कौशला देवी के विवाह का जो दहेज है, जिसको स्नान चूर्ण कहा जाता है, कसिया गांव दहेज में बिंबिसार को मिला। कसिया या काशी बिंबिसार को दहेज में मिला। प्रसेनजीत राजा बना। प्रसेनजीत यहाँ का राजा बना। 563 से 483, 563 to 483 इसका पीरियड कहलाता है। इस समय काशी भी इस राज्य में शामिल था और शाक्यों के साथ इनका अच्छा संबंध था। प्रसेनजीत को खाओ पियो मौज करो वाला राजा कहा गया है। चारवाक दर्शन का अनुयायी था, है ना। और कहा जाता है कि इसकी 500 रानियां थी, किताबों में लिखा गया है। और संभवतः बिंबिसार की बहन से भी इसका ब्याह था। इसकी एक जो रानी थी वो मल्लिका थी, जो इसके मालिक की बेटी थी, और उसी से वजीरा पैदा हुई थी। वजीरा बाद में अजात शत्रु के साथ इसका ब्याह होगा, वजीरा। लेकिन मल्लिका बहुत ही चतुर महिला थी, बुद्धिमान महिला थी, और बौद्ध पुस्तकों में उसका जिक्र है क्योंकि भगवान बुद्ध से वह बहुत ही प्रभावित थी। कहा जाता है प्रसेनजीत ने शाक्यों के यहाँ प्रस्ताव दिया कि अपनी राजकुमारी से मेरा ब्याह करवाओ। शाक्य लोग अपने को श्रेष्ठ क्षत्रिय मानते थे।
हालांकि रामचंद्र जी के वंश के होने के नाते अभी श्रेष्ठ क्षत्रिय था, लेकिन किसी कारण से शाक्यों ने अपनी राजकुमारी से इसका ब्याह नहीं करवाया और उसे अपने सम्मान के खिलाफ माना। शाक्यों ने बासव खतिया नामक एक दासी को राजकुमारी कहकर इससे ब्याह करवाया और इसी बासव खतिया से विदुडभ पैदा हुआ। प्रसेनजीत का भगवान बुद्ध के प्रति हमेशा ही अच्छा भाव रहा और इसके राज्य में भगवान बुद्ध का काफ़ी स्वागत होता था। स्वयं यह बौद्ध धर्म माना या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध इसके परिवार में आते थे, बौद्ध भिक्षुओं को लोग भोजन करवाते थे, आवास उपलब्ध करवाते थे और रानी मल्लिका जिसका आपने जिक्र किया, उसने भगवान बुद्ध को मल्लिका राम विहार, पहले बौद्ध भिक्षुओं को रहने की जगह को विहार कहा जाता था, मल्लिका राम विहार। आज भी बौद्ध विहार होता है ना, विहार हमारे राज्य का नाम उसी पर पड़ा है ना, विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। तो मल्लिका ने ये दान दिया था भगवान बुद्ध को और भगवान बुद्ध से अंतिम समय में इसकी मुलाकात हुई और भी कई बौद्ध, इसकी जो बहन थी वो भी भिक्षुनी बनी बाद में चल के। यहीं पर एक जेतवन की कहानी आती है। एक जेतवन नामक बौद्ध विहार भगवान बुद्ध को देने का तय किया वहाँ के अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी ने। अनाथ पिंडक ने राजकुमार से जेतवन खरीदने की इच्छा जाहिर की। राजकुमार लालची था और उसने यह प्रस्ताव दिया कि इस वन में जितने स्वर्ण सिक्के बिछेंगे उतना ही इसका कीमत होगा। अनाथ पिंडक ने गाड़ी बैल पर भर भर के सिक्के भेजे और ये बौद्ध धर्म में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कथा है, मिथक है, जो भी कहिए। और सांची के बौद्ध विहार पर भी इसका चित्र चित्रित है और बौद्ध धर्म के पुस्तकों में इसे महादानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जिस व्यक्ति ने इतना सोने का सिक्का दिया जिससे पूरा वन ढका यानी बाग ढका और सब सिक्का फिर राजा ले गया, राजकुमार, और फिर वन इसने जेतवन के नाम से भगवान बुद्ध को दान में दिया। तो सभी धर्मों में दान की कथा काफ़ी पॉपुलर करवाई जाती है, तो उसमें बौद्ध धर्म की एक कथा काफ़ी पॉपुलर है। उसने फिर दान में दिया। अंगुलीमाल यही का डाकू था। अंगुलीमाल का जो कहानियाँ पढ़ते हैं वो इसी राज्य का डाकू था और भगवान बुद्ध ने इसे पूरी तरह से अपने धर्म में कन्वर्ट कर दिया। विदुडभ लेकिन बहुत बदमाश था। पहले विदुडभ ने प्रसेनजीत के जो सेनापति थे, जो इसका सहपाठी था, उसको मरवा दिया। फिर धीरे धीरे बहुत सारा षड्यंत्र करने लगा। उसके पहले कहा जाता है कि विदुडभ एक बार शाक्यों के यहाँ गया, अपने ननिहाल गया। तो शाक्यों या जो क्षत्रिय उस जमाने के थे वो एक जगह पर एक दर्जे के लोग बैठते थे। अपना समान दर्जा वो दूसरे को नहीं देते। कहा जाता है कि विदुडभ जब वहाँ गया तो विदुडभ को शाक्यों ने अपने साथ नहीं बैठाया, चबूतरे पर नहीं बैठाया और उसे दासी पुत्र कह के संबोधित किया। विदुडभ इससे बहुत नाराज हुआ और वह लौट कर आया चेतावनी देकर कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो इस चबूतरे को शाक्यों के खून से धोकर इस पर बैठूंगा। कहा जाता है कि हाँ आया, तख्ता पलट कर दिया। जब प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु गया हुआ था गुफा के अंदर, तो नियम ये होता था कि अपने सारे राजकीय पहचान आप दरवाजे पर रख देंगे, एक साधारण आदमी की तरह मिलने जाएंगे। जैसे ही प्रसेनजीत गया, विदुडभ उसका मुकुट उकुट सारा राजकीय पहचान लेकर भाग गया। जब प्रसेनजीत बाहर निकला
तब अपने बेटा को बाप ज़्यादा अच्छा जानता है, उसको लगा कि उधर जाने का मतलब मरना ही है। तो वहाँ से प्रसेनजीत भागे भागे आया राजगीर, क्योंकि अजातशत्रु उसका दामाद था। तो लेकिन जब रात्रि काल में आया और कह रहा है कि हम प्रसेनजीत हैं, तो द्वारपाल कहे कि पागल का आदमी कौन है, क्योंकि न राजकीय ड्रेस है। कोई भी द्वारपाल तो समझेगा ना कि राजा है तो राजा की तरह आएगा। कहा जाता है कि इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया कि राजगीर के किले के बाहरी दरवाजे पर ही वह मर गया। इसके बाद विनुडब कपिलवस्तु गया और उसने शाक्यों का महाविनाश किया और अपने प्रण के अनुसार खून से वो चबूतरा धोया, उस पर बैठा। लेकिन जब वह लौट रहा था तो जिस नदी से क्रॉस किया, घुसते समय नदी सूखी हुई थी। जैसे ही वह बीच नदी में आया, बाढ़ आई और वो डूबकर मर गया। लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध का प्रकोप हुआ और वह मर गया, क्योंकि उसने भगवान बुद्ध के लोगों को मारा था। तो इस तरह से उसका अंत हो गया। और बाद में चूंकि कौशल में कोई रहा नहीं, तो कौशल पर मगध ने अधिकार कर लिया। अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच जो लड़ाई होगी तो मगध के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से मगध का विस्तार अपने आप धीरे धीरे होते जाता है।